अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम वीकली न्यूज़ रिव्यू के साथ आपका होस्ट अली रज़ा। और आज ये हमारा पहला प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह हर संडे को हम ये 9 to 10 आपके सामने हाज़िर होंगे। और दुनिया में होने वाली सियासी तब्दीलियाँ जो रोनुमा होती हैं उन पे हम आपको एनालिसिस देंगे। आज जिन न्यूज़ पे हम फोकस कर रहे हैं उसके बारे में हमारी टीम ने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है। आइए वो रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद दोबारा वापस हाज़िर हो। तुर्क वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोगान के दौरे पाकिस्तान पर मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम पर ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया गया है। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए। पाक तुर्क वज़ीर आज़म ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस्लामाबाद में पाक तुर्क वज़ीर आज़म मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया। दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी और मुनज़्ज़म जराइम के ख़िलाफ़ ताउन के फ़रोग़ पर जोर दिया। पाकिस्तान और तुर्की में सियासी मुशावरती अमल और आला सतह पर राब्तों को फ़रोग़ दिया जाएगा। साथ ही साथ तिजारती और इक़्तिसादी तल्लुकात को फ़रोग़ देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों मुल्कों के माबैन मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब भी मुनक्किद हुई। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का कहना था कि जब रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान बाहमी तल्लुकात में अहम संगे मील है। नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तुर्क वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम की मेहमान नवाजी काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान हमारा भाई है और दोनों मुल्कों के सियासी तल्लुकात बहुत मजबूत हैं। तुर्क वज़ीर आज़म का कहना है कि दोनों ममालिक को मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी कायम करना होगी। नवाज़ शरीफ ने जब तुर्क हम मरसद के साथ तिजारती वफ़द की आमद को सरमायाकारों का एतमाद करार दिया। वहीं तुर्क वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर पाक तुर्क जिंदाबाद का नारा लगाकर पाक तुर्क दोस्ती दवाम बख्शा। ईरान गैस पाइपलाइन मनसूबा बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का शिकार। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क में गैस की कमी है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मनसूबा बैनुल-अक़वामी पाबंदियों का शिकार। हुकूमत के 5 साल पूरे होने तक मुल्क में इजाफी गैस दस्तयाब होगी। इस्लामाबाद में एक इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि गुज़श्ता 15 साल से मुल्क गैस की कमी का शिकार है। गैस की कमी दूर करने के लिए LNG ताजिकिस्तान और ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबों की राह में हायल मसाइल को हल किया जा रहा है और 2017 तक LNG की पहली खेप पाकिस्तान आ जाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था मुल्क की माली हालत बेहतर हो जाए तो आइंदा 3 साल में 2 बिलियन क्यूबिक फीट गैस सिस्टम में आ जाएगी। दहशतगर्द दरिंदे हैं, इनके खिलाफ इलाने जहाद करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी। बेनज़ीर भुट्टो की 6ठी बरसी के मौके पर जलसे से खिताब। ये वो इलेक्शन थे जिनमें सिर्फ उन जमातों को इंतखाबी मुहिम चलाने की आज़ादी थी और उन्हें ही घरों से निकलने की इजाज़त दी गई। उन्होंने असफंजार वली खान, इल्ताफ़ हुसैन और हमें मजबूर कर दिया था कि वीडियो लिंक के जरिए मुहिम चलाएं। ये इलेक्शन शफाफ नहीं थे। ये जानते हुए भी हमने नताइज को कबूल किया क्योंकि हम जमहूरियत से प्यार करते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में ये कहा कि पाकिस्तान उस वक्त दहशतगर्दी के असेब का शिकार है। दहशतगर्द जो कर रहे हैं वो जहाद नहीं, आज हम इन दरिंदों के खिलाफ ऐलान जहाद करते हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया, जबकि हमारे कीमती तरीन अफराद, हमारे मुल्क के अजीम शख्सियात इस दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गई। आज से इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। हम इसकी हर कदम पर मजम्मत करेंगे और दहशतगर्दों के सरपरस्तों को भी मजबूर करेंगे कि वो अपनी हरकतों से बाज आए। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बुज़दिल खान हकीमुल्लाह महसूद के गम में नेटो सप्लाई बंद कर रहा है। दहशतगर्दों की हिमायत के लिए बहाने मत बनाए। इनका ये भी कहना था कि 4 लोटों में पानी डालने से सुनामी नहीं आ जाता और ना ही दहशतगर्दी का मसला धरनों से हल होगा। इनका मजीद कहना था कि शेर को साबित करना होगा कि वो बदल गया है। शेर मुल्ला उमर जैसा जैली खलीफा बनना चाहता था। शेर भी वही दूध पीकर पला है जो दहशतगर्दों ने पिया है। बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया कि आइंदा इलेक्शन से पहले बीबी के सारे बच्चे अमली सियासत में हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ का ड्रोन हमलों के खिलाफ एहतजाजी धरने का 36वां रोज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों का ड्रोन हमलों और नेटो सप्लाई के खिलाफ एहतजाजी धरना आज 36वें रोज़ भी जारी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों का ड्रोन हमलों और नेटो सप्लाई के खिलाफ एहतजाजी धरना आज 36वें रोज़ भी जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली फजल इलाही आज धरने की क़यादत कर रहे हैं। धरने के शुरा का रिंग रोड से गुजरने वाले कंटेनर्स के कागजात की जांच पड़ताल कर रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन बंद किया जाए। सैयद मुनव्वर हसन जमात इस्लामी के अमीर सैयद मुनव्वर हसन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन बंद किया जाए। मशरकी पाकिस्तान फौजी ऑपरेशन के बाइस बांग्लादेश बना। अब बलोचिस्तान, कराची और कबायली इलाकों में ऑपरेशन जारी है। उन्होंने मुतालबा किया कि शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन बंद किया जाए और फ़ौज को वापस बुलाया जाए। मुनव्वर हसन का इस्लामी जमीयत तलबा के यौम तासीस की तकरीब के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। शुमाली वज़ीरिस्तान आग में जल रहा है और वहाँ अमेरिकी दबाव पर ऑपरेशन किया जा रहा है। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन बंद किया जाए और फ़ौज को वापस बुलाया जाए। उनका कहना था कि मशरकी पाकिस्तान फ़ौजी ऑपरेशन के बाइस बांग्लादेश बना। अब बलोचिस्तान, कराची और कबायली इलाकों में फ़ौजी ऑपरेशन जारी है। बताया जाए कि इन ऑपरेशनों में हमें क्या दिया। मुनव्वर हसन का कहना था कि पाक भारत DGMOs की मुलाकात नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम के सिवा कुछ नहीं थी। हुकूमत शुमाली वज़ीरिस्तान और इक़्तिसादी मामलात पर बात करने के लिए पार्लियामेंट से रजू करे। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुनव्वर हसन ने कहा कि मुल्क में महंगाई, बदअमनी और लाकानूनियत का दौरा है। हुकूमत शुमाली वज़ीरिस्तान और इक़्तिसादी मामलात पर बात करने के लिए पार्लियामेंट से रजू करे और आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब करे। ईरान और आलमी ताकतों के जौहरी माहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात पीर को दोबारा शुरू होंगे। इस्लामी जमहूरिया ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान मुआहदे के बाद दोनों फरीकैन के जौहरी माहिरीन के दरमियान जनेवा में मुज़ाकरात पीर के रोज़ दोबारा शुरू होंगे। इन मुज़ाकरात में मुतअद्दिद तकनीकी मसाइल पर मुज़ाकरात होंगे, जिसके बाद हतमी मुआहदा होगा। यूरोपीय यूनियन के खारजा अमूर की सरबराह कैथरीन एस्टन का कहना है कि मुज़ाकरात एक रोज़ा होंगे। रहबर इनकलाब इस्लामी के बैनुल अक़वामी अमूर के मुशीर अली अकबर वलायती ने कहा कि ईरान हतमी नतीजे के हसूल तक ग्रुप 5+1 के साथ जौहरी मुज़ाकरात का ख्वाह है। अपने मुसलमान हकूक़ के दायरे और बैनुल अक़वामी कवानीन की रियायत करते हुए ग्रुप 5+1 के साथ जौहरी मुज़ाकरात जारी रखेगा। अली अकबर वलायती ने पुरअमन जौहरी एनर्जी के बाद इस्तेमाल मनजुमला तिब्बी शोबे में इस टेक्नोलॉजी के इस्तेफादे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह टेक्नोलॉजी तकरीबन 500 दीगर सनती शोबों से मरबूत है और मुस्तकबिल में ईरान की तरक्की और पेशरफ्त में इसका अहम किरदार। मिस्र इख्वानुल मुस्लिमीन दहशतगर्द तंजीम करार। सरगर्मियों पर पाबंदी। मिस्री हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार देकर उसकी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। मिस्री हुकाम को इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द करार देने के बाद इस तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के खिलाफ मज़ीद कार्रवाइयाँ करने का इख्तियार हासिल हो जाए। 85 साल पहले वजूद में आने वाली तंजीम इख्वानुल मुस्लिमीन को 1954 में कलादम करार दे दिया गया था। अलबत्ता इख्वानुल मुस्लिमीन में रवां साल मार्च में एक NGO के तौर पर रजिस्टर करवाया गया था। काहिरा में मिस्र के नायब वज़ीर आज़म हुसाम ईसा ने बुध के रोज़ काबीना की तरफ से इख्वानुल मुस्लिमीन के बारे में फ़ैसले का ऐलान किया। हुसाम ईसा ने बताया कि इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया है। मिस्र के अबूरी वज़ीर आज़म बिलावी ने इल्ज़ाम आयद किया कि इख्वानुल मुस्लिमीन तंजीम दहशतगर्दों को माली वसाइल फराहम करने के अलावा उन्हें तरबियत भी देती है, जो जज़ीरा नुमा सीना में मुल्की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बाकायदगी से हमले करती है। आला तालीम के मिस्री वज़ीर हुसाम ईसा ने प्रेस रिलीज़ जारी करते हुए बताया कि काबीना ने फ़ैसला किया कि इस ग्रुप को दहशतगर्द करार दे दिया जाए। उन्होंने दरियाए नील के डेल्टाई शहर मंसूरा में गुज़श्ता रोज़ होने वाले बम धमाके, गिरजों पर हमला और तशद्दुद के दीगर वाक़यात में इस जमात के मुलव्वस होने के तनाजुर में काबीना ने यह फ़ैसला किया है कि उन्होंने कहा कि मंसूरा मंगल को होने वाले धमाके की तहकीकात जारी। और दूसरी जानिब अल-अक़वा ने एक बार फिर कहा है कि वो तशद्दुद और धमाकों में ना तो मुलव्वस हैं और ना उसका कोई ताल्लुक़ है, जबकि उसने मंसूरा धमाके की ख़ुसूसी तौर पर मज़म्मत की और उसका कहना है कि फ़ौजी बगावत के ख़िलाफ़ अपनी जो भी जद्दोजहद करेगा वो पुरअमन हो गई। मिस्र इख्वानुल मुस्लिमीन के हामियों के मुज़ाहरे जारी। 3 अफराद जाँ बहक और 265 गिरफ्तारियाँ। मिस्र में फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ इख्वानुल मुस्लिमीन के हामियों के मुज़ाहरे जारी हैं। पुलिस के साथ झड़पों में 3 अफराद जाँ बहक और हज़ारों अफराद ज़ख्मी हो गए। अरब टीवी के मुताबिक मिस्र में इख्वानुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन में 265 मर्सी के हामी गिरफ्तार कर लिए गए। मिस्र की अबूरी हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम
करार दे दिया, जिसके खिलाफ आमियों के मुजाहरे जारी। अमेरिकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने अखवान मुस्लिमीन दहशतगर्द करार देने के बाद इखवान के खिलाफ अबूरी हुकूमत के शुरू किए गए ताज़ा क्रैकडाउन पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर ओबामा की इंतजामिया अखवान मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार देने का इरादा नहीं रखती है, ना ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है। अमेरिकी दफ्तर खारजा की तर्जमान जेन पास्की ने कहा कि जॉन कैरी ने मिस्री हम मनसब से फ़ोन पर गुफ्तगू करते हुए मिस्र में खुदकुश हमलों की मजम्मत की। जी नाजरीन, आपने रिपोर्ट देखी। इसको एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से याफिस नवीद हाशमी साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम याफिस साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी याफिस, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी याफिस, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम, इसमें हम आपसे पहले तो पाकिस्तान के हालात के बारे में लेंगे और उसके बाद जो दुनिया में दूसरे इंटरनेशनली तौर पर जो भी जितनी भी न्यूज़ होंगी हम उस पर आपसे एनालिसिस लेना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये जो रिसेंटली तैयब अर्दगान ने पाकिस्तान का विज़िट किया, तो इसके हवाले से आप क्या देखते हैं कि उसके इस विज़िट का क्या मकासद थे और इस बारे में आप क्या अपने राय देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मुस्लिम लीग आम इंतखाबात के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जैसे ही आई और मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी खारजा पॉलिसी में जिन चंद ममालिक को ख़ास अहमियत दी थी और जिनसे ताल्लुकात उस्तवार करने को बहुत ज़्यादा अहम समझा था, उनमें से एक अहम तरीन नाम तुर्की का था। जी बिल्कुल। अभी चंद माह पहले वो खुद नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब तुर्की तशरीफ़ ले गए और उसके अलावा मुतअद्दिद दौराजात शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके और दीगर आला हुक्काम के तुर्की के साथ रहे हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है और ख़ुद तुर्की की दिलचस्पी जिस अंदाज से नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का तुर्की में इस्तकबाल होता रहा, वहाँ पे जैसा इनको प्रोटोकॉल दिया जाता रहा और उसके बाद तुर्की से के वज़ीर आज़म रजब तैयब अर्दगान जो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं उनके साथ जैसे ताल्लुकात का इजहार किया गया और दोनों वज़राए आज़म की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ मीडिया को, उससे ये बात जाहिर होती है कि तुर्की पाकिस्तान के मामलात में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है और मुस्तकबिल करीब में भी ख़ुद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सऊदी अरब के बाद तुर्की से अपने ताल्लुकात को ज़्यादा से ज़्यादा उस्तवार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तुर्की इस वक्त आलम इस्लाम के एक नए लीडर के तौर पर भी सामने आ रहा है और इसी अंदाज से यूरोपीय यूनियन में भी और यूरोप में भी अपने आप को एक अहम मुल्क साबित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सॉरी जाफिर में जी जाफिर साहब, सॉरी मैं आपको रोकूं, लेकिन अगर आप तुर्की के अंदरूनी मामलात को देखें वो तो कुछ सही नहीं नज़र आते। देखें, तुर्की के अंदरूनी मामलात ज़ाहिरन एक नेचुरल फैक्टर होता है कि जब एक चीज़ बहुत ज़्यादा अरसा प्रोलॉन्ग करती है तो उसमें एक अच्छे अंदाज से डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। जनाब रजब तैयब अर्दगान की कुछ पॉलिसियाँ ऐसी ज़रूर हैं कि जिनकी वजह से वहाँ की मकामी आबादी और मकामी पार्टियाँ जो हैं वो सख्त नाला हैं और जिसकी वजह से वहाँ कुछ हालात अबतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई तुर्की इस वक्त भी एक स्टेबल कंट्री के तौर पर जो है वो हमारे सामने मौजूद है। जी, तो दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, तुर्की की बात तो हो गई है, मैं आपसे पाक ईरान गैस पाइपलाइन, क्या आपको ये मंसूबा कंप्लीट होता दिखाई देता है? क्योंकि पहले अगर आप कुछ अर्सा पहले देखें तो ईरान ने हमें ऑफ़र की थी कि वो हमें यानी माली इमदाद देने को तैयार था, लेकिन जब से उसका ईरान प्लस P5 वाले मुआहदे की जो बात हो रही है उस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे, तब से उसने मेरे ख्याल हमें कर्ज़ा देने से भी मना कर दिया है। तो आप क्या देखते हैं कि ये मुआहदा क्या तकमील तक पहुँचेगा? क्योंकि हमारे जो मिनिस्टर हैं शाहिद खाकान अब्बासी, उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह 2017 तक सब मामला ठीक हो जाएंगे और पहले कुछ पाबंदियाँ हायल थीं जिस वजह से ये मामला नहीं तय पा सके। तो आप क्या समझते हैं कि ये मुआहदा कंप्लीट होने जा रहा है? देखें, इस बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। खित्ते में जिस अंदाज से तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं उनमें यह मुआहदा तकमील तक पहुँच सकेगा या नहीं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बुनियादी तौर पर दो वजूहात की वजह से इस मुआहदे में बहुत ज़्यादा
दिलचस्पी नहीं दिखा रही। एक वजह तो खुद अमेरिका का दबाव, अमेरिका का प्रेशर है, यानी कई दफ़ा वाज़े अल्फाज में अमेरिका इस बात का ऐलान कर चुका है कि इस मुआहदे पर अमल दरामद की सूरत में खुद पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से कई पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात, इस मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए पाकिस्तान की अंदरूनी सरहदों में जिस काम के तेज़ रफ्तारी से काम करने की ज़रूरत है, उसका सरमाया जो कि तकरीबन $2 अरब के करीब है, जो पाकिस्तान ने अपने सरहदी इलाकों के अंदर बलूचिस्तान से लेके मुल्तान तक इस गैस पाइपलाइन को बिछाना है, वो सरमाया फ़िलहाल पाकिस्तान की मईशत की अबतर सूरत हाल की वजह से पाकिस्तानी हुकूमत के लिए मुहैया करना मुमकिन नहीं है। इसके लिए ज़ाहिरन उसको बैरूनी कर्जों पर इन्हिसार करना पड़ेगा, या खुद ईरान से कर्जे के हवाले से जो डिमांड की जा चुकी है ये करना पड़ेगी। इन तमाम हालात में ये मुआहदा पाया तकमील तक पहुंचता फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी डेडलाइन 2014 तक है, और 2014 तक अगर ये मुआहदा मुकम्मल नहीं होता तो पाकिस्तान को इसकी पेनल्टी ईरान को अदा करनी पड़ेगी। अभी हालिया जिस तरह से आपने भी जिक्र किया 5+1 और ईरान के जो मुज़ाकरात हुए हैं, उन मुज़ाकरात के नतीजे में अगर कोई तब्दीली, इनका जो दूसरा दौर अभी चल रहा है, उसके बाद अगर इस पर अमरीकी दबाव में कोई नरमी पैदा हो जाए तो फिर शायद हालात इस पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से बेहतर हो जाएं। अदरवाइज ये कहना शायद मुश्किल होगा कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में, मौजूदा दौरे हुकूमत में ये मंसूबा जो है पाया तकमील तक पहुँच सके। जी, मैं अब हम आगे चलेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा है, और मैं चाह रहा हूँ कि 1 बाय 1 वीक में जितनी भी जो न्यूज़ पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो भी हुए हैं, मैं उन पे आपसे तबसरा ले लूँ। अब जो आपने देखा कि कल नोडेरो में जो बिलावल भुट्टो ने स्पीच दी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर, अगर उसमें देखा जाए तो वो ये कहना, यानी उसने इमरान खान को भी बुज़दिल खान कहा, और अगर दूसरी तरफ नवाज शरीफ को देखा जाए, नून लीग को देखा जाए तो उनके बारे में भी उसके अल्फाज यानी काफ़ी सख्त थे। और दूसरी तरफ अगर उनके वालिद को देखा जाए तो वो उसके बिल्कुल मुतज़ाद बात गो, उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि हम देख रहे हैं कि ये कैसे हुकूमत चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खामोश रहेंगे। तो आप इन दोनों को कैसे लेते हैं, यानी कि आप क्या समझते हैं कि ये क्या पॉलिसी है पीपल पार्टी की, कि एक तरफ बाप यानी कह रहा है कि हम चलने देंगे और दूसरी तरफ बेटा इस तरह के बयान दे रहा है? देखिए, इस ज़िम्मे में यह अर्ज़ करना चाहूँगा कि गुज़िश्ता हुकूमत की, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत की परफॉर्मेंस, गुड गवर्नेंस से बिल्कुल मुतज़ाद बैड गवर्नेंस, और इंतखाबात में, हालिया इंतखाबात में शिकस्त, इसने पीपल्स पार्टी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब पीपल्स पार्टी को किसी नई चीज़ की ज़रूरत है, और वो इस नई चीज़ को बिलावल भुट्टो जरदारी के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ज़ाहिरन बिलावल भुट्टो जरदारी चूँकि सियासत में नवारिद है और ख़ुद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फ़र्जंद होने की हैसियत से कुछ हमदर्दियाँ उसके साथ मौजूद हैं, ख़ुद सिंध के अंदर बहुत ज़्यादा और ऑल ओवर द पाकिस्तान। हालिया 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर उसने जिस अंदाज से सियासत में आने का ऐलान किया, बल्कि इस हद तक ऐलान कर दिया कि वो ज़िमनी इंतखाबात में अपनी आबाई नशिस्त से इलेक्शन लड़के असम्बली में जाएगा। ये यकीनन पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ है, जिससे खुद पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, उनके लीडरों को एक नया जोश और वलवला मिल सकता है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी बहरहाल अभी नौखेज है, इमेच्योर है। उसके बयानात, जिस अंदाज से उसने अपने आप को एक कौमी लीडर साबित करने के लिए इमरान खान के बारे में, जमात इस्लामी के बारे में, मियां नवाज शरीफ के बारे में जिस अंदाज के बयानात दिए हैं, उससे उसकी इमेच्योरिटी जाहिर होती है। और उसका खुद ये कह देना कि मैं पाकिस्तान में एक ईसाई वजीर आज़म देखना चाहता हूँ, ये बहरहाल पाकिस्तान जैसी एक इस्लामी ममलिकत में बहुत अजीब अमर है, जिसके लिए अभी उसको कुछ वक्त की ज़रूरत है। जहाँ तक बात आसिफ अली जरदारी साहब की मफाहिमत की पॉलिसी और बिलावल भुट्टो जरदारी के इन बयानात की है, तो पॉलिसियाँ बहरहाल वक्त के साथ साथ तब्दील होती हैं। गुज़िश्ता सालों में आसिफ अली जरदारी की इन पॉलिसियों की शायद एक बड़ी वजह खुद उनका दौरे सदारत और पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत थी
कि जिसको वो हर हाल में कंटिन्यू रखना चाह रहे थे और हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाना चाह रहे थे। अब ज़ाहिरन ऐसी कोई मजबूरी उनके सामने मौजूद नहीं है और अब वो एक भरपूर अपोजिशन का, पीपल्स पार्टी एक भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करके ही अगले इंतखाबात में को कामयाबी हासिल कर सकती है। तो क्या आप बिलावल भुट्टो में इतनी सियासी पुख्तगी देखते हैं कि वो दोबारा पीपल पार्टी को, यानी जिस तरह उनके नाना ने या जिस तरह उनकी वालदा ने चलाया पार्टी को, क्या वो दोबारा अपने जालों को इस तरह इकट्ठा कर सकते हैं? देखें, शायद ये पीपल्स पार्टी के कारकुनों और जयालों का बिलावल भुट्टो जरदारी के गिर्द इकट्ठा होना कुछ फितरी तौर पर तो हो जाए, लेकिन उनको बाकायदा मुनज़्ज़म तौर पर लेकर चलना ये शायद बिलावल भुट्टो के लिए मुमकिन ना हो जब तक कि खुद पीपल्स पार्टी की एक अच्छी मैच्योर लीडरशिप साथ नहीं चलेगी। हमने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी देखा कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी के वो कारकुन जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ फर्स्ट हैंड की लीडरशिप का किरदार अदा किया करते थे पीपल्स पार्टी में, उनको आहिस्ता आहिस्ता अपने से दूर किया है। अगर उस अंदाज के संजीदा अफराद पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल के हवाले से इकट्ठे हो गए और उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी का साथ दिया, तो फिर शायद ये मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो पार्टी को एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म कर सके, एक मरतबा फिर दोबारा पीपल्स पार्टी में कुछ जोश और वलवला भर सके, वगरना सिर्फ बिलावल भुट्टो के लिए सरेदस्त शायद ये मुमकिन ना हो। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे अब ये तहरीक इंसाफ के मामले में थोड़ा बात करना चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ जो 36 रोज़ से बैठी हुई है, हालांकि अगर देखा जाए तो इस तरफ से तो उन्होंने, अमेरिका ने अपनी नेटो सप्लाई की यानी वो खुद ही बंद कर दी है। आप क्या समझते हैं कि इसके यानी पाकिस्तानी सियासत पर और इमरान खान या उसकी पार्टी पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, जो ये 36 रोज़ से इनका धरना जारी है ड्रोन के ख़िलाफ़? आप इसके बारे में क्या समझते हैं? देखिए, तहरीक इंसाफ को बदकिस्मती से जिस तब्दीली का नारा तहरीक इंसाफ ने लगाया था, शायद उस पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं कर सकी। के सूबे में वैसे तो अमूमन खान साहब यही कहते हैं मुख्तलिफ मामलात में कि ये मामला वफाक से रिलेटेड है और जब तक वफाक इस पर कुछ नहीं कहेगा सूबा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल गुड गवर्नेंस ये सूबे का अंदरूनी मामला होता है और गुड गवर्नेंस कायम करना, करप्शन का खात्मा, तालीम, ये सारी चीज़ें सूबाई हुकूमत ने खुद करनी होती हैं और इसमें अभी तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत के सूबे में नाकाम रही है। एक मजबूत तहरीक इंसाफ ने बहरहाल तय ये किया है कि एक मजबूत और भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करे नून लीग की हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए, और इस मकसद के लिए उन्होंने ड्रोन हमलों के इस इशू को उठाया है। एक मरतबा पहले भी इंतखाबात से पहले खान साहब इन्हीं ड्रोन हमलों के मुतालिक अपना व्यू पेश करने के लिए, अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए कारवां के हमरा वज़ीरिस्तान भी गए थे। उनके साथ एक मीडिया और NGOs के एक बड़ा वफ़द भी साथ था, लेकिन शायद इससे को बहुत ज़्यादा हासिल ना हो सके। मीडिया में एक हॉट इशू की हद तक और लोगों को ज़ाहिरी तौर पर दिखाने की हद तक तो ये चीज़ बहुत बेहतर है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि इन धरनों से ये ड्रोन हमले रुक जाएंगे तो शायद ये मुमकिन नहीं है और ये तहरीक इंसाफ की खाम ख्याली है। इन ड्रोन हमलों को रोकने के लिए एक मुश्तरका, तमाम सियासी जमातों को एक मुश्तरका पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है, जिस पर बहरहाल अभी तमाम सियासी जमातें शायद उस तरह से मुत्तफिक नहीं है जिस अंदाज से उन्हें मुत्तफिक होना चाहिए। जी, और इनके साथ ही मैं जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन की बात करूंगा, जिन्होंने कहा, हुकूमत से मुतालबा किया कि शुमाली वज़ीरिस्तान में ड्रोन रोके जाएं और उन्होंने साथ में ये भी तंबीह की कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह मशरक़ी बंगाल हमसे अलग हुआ, यानी वो बांग्लादेश बना, तो अब ये ना हो कि कहीं दोबारा वही नौबत आ जाए कि यानी वो भी हमसे अलहदा हो जाए। आप इसको किस तरह देखते हैं? और दूसरा, उन्होंने जो DGMOs की मुलाकात हुई इंडिया के साथ पाकिस्तान की, उस पर भी उन्होंने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया उनको। ये इस मामले में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, अभी ये हालिया बयान जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन साहब ने मानसहरा में, उनके ज़िले अमीर यूनुस खटक थे, उनकी ताज़ियती रेफरेंस में दिया। इस वक्त जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ
अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ एक ही पिच पर खेल रहे हैं। जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन माजी में भी अपने मुतनाज़ा बयानात की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर रहे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले पाक फौज के हवाले से उन्होंने जिस अंदाज का बयान दिया, जिस पर पूरी तमाम सियासी जमातों की तरफ से और आवाम की तरफ से एक ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल देखने में आया था। अभी हालिया बयान इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ के इसी मौक़िफ़ को आगे बढ़ाते हुए कि ड्रोन हमले जो हैं वो रोके जाएं, क्योंकि इन हालिया इंतखाबात, बल्दियाती इंतखाबात में भी काफ़ी जगहों पर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने मुश्तरका तौर पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। और लगता ऐसा है, महसूस ऐसा होता है कि शायद मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी जमात अंदरूनी तौर पर जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ मिलकर कर रहे हैं। इसलिए जमात इस्लामी का हमेशा से तालिबान के हवाले से एक नरम रवैया रहा है, नरम गोशा रहा है। वो उनसे मुज़ाकरात के बहुत शदीद हामी रहे हैं और इन ड्रोन हमलों के शदीद मुखालिफ रहे हैं। जहाँ तक बात पाक भारत DGMOs के मुलाकात की मुखालफत की थी, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये बांग्लादेश में होने वाले हालिया वाक़यात का एक रद्द-ए-अमल हो सकता है कि जिसमें जमात इस्लामी के मुख्तलिफ रहनुमाओं को वहाँ की मिलिट्री कोर्ट ने सज़ाओं का हुक्म दिया है, सज़ाएं सुनाई हैं। और अब्दुल कादिर मुल्ला जो कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी के एक बड़े रहनुमा थे, उनको फांसी की सज़ा दी गई है। उनकी फांसी के हवाले से पाकिस्तान भर में शदीद एहतजाजात भी हुए, जमात इस्लामी की तरफ से भी। जमात इस्लामी ये समझती है कि शायद उस बांग्लादेश की और जमात इस्लामी के तमाम रहनुमाओं की इस पाबंदी, इन सज़ाओं और इन फांसियों की एक बड़ी वजह भारत है। और चूंकि ये वाक़या ताज़ा रूनुमा हुए हैं, इसलिए शायद मुनव्वर हसन साहब ने इन पाक भारत DGMOs की मुलाकात की सख्त मुखालफत की है। वगरना इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं नज़र आती। ये एक रूटीन मैटर है जो कि DGMOs से मुलाकात रूटीन मैटर के तौर पर वक्तन फ़वक्तन पाक भारत की चलती रहती है, जिसमें सरहदी मामलात को तय करने के लिए कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है और वो बढ़ती रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने वजह फरमाया। तो अब सरहदों से हम मेरे ख्याल आर्मी की तरफ आ गए हैं, तो आर्मी की तरफ चलते हैं। साबिक आर्मी चीफ भी हैं, हमारे साबिक प्रेसिडेंट भी हैं, अपना परवेज़ मुशर्रफ। उन पे जो गद्दारी का मुकदमा और आर्टिकल 6 के तहत जो बातें की जा रही हैं, आप क्या समझते हैं कि ये किसी पाया तकमील पे ये कोई बात पहुँचेगी या ये भी बाकियों की तरह बस फाइलें बंद और देखें, परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी के मुकदमे के हवाले से जो खसूसी अदालत कायम की गई है और इस गद्दारी के मुकदमे की समाअत चल रही है, इसके बारे में फ़िलहाल कुछ कहना शायद मुमकिन ना हो। और अपनी इस बात के लिए मैं सिर्फ ये हवाला दे दूं कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से इस केस में जिन अकरम शेख साहब को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है, उन्होंने अपने बहुत अव्वलीन बयान में, जैसे ही उनको प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया था, उन्होंने ये कह दिया था कि जिस अंदाज की चार्जशीट परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से तैयार की गई है और जो सबूत मौजूद हैं वो उन पर जुर्म साबित करने के लिए नाकाफी हैं। क्योंकि अगर इसमें बयानात के हवाले से बात की जाए, उन पर जो बुनियादी तौर पर चार्ज इस वक्त खसूसी अदालत में मौजूद है वो जजों की नज़रबंदी के हवाले से है। PCO लगाकर उन्हें इमरजेंसी नाफिज करके सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जनाब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को और दीगर जजों को अपने घरों में नज़रबंद कर दिया था। अगर खसूसी अदालत इस सबूत के तौर पर उन तमाम जजों को अपने बयानात रिकॉर्ड करने के लिए बुलाती है तो उसकी क्या सूरत हाल बनेगी। इसके अलावा दीगर सबूत और दीगर शवाहिद जो खसूसी अदालत में पेश होंगे, उनके मुकाबले में उनके आने के बाद ये मुकदमा क्या रुख अख्तियार करेगा, क्योंकि अभी बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में है। इससे पहले भी जब परवेज़ मुशर्रफ ताज़ा पाकिस्तान आए हालिया इंतखाबात से पहले, तब भी ये बहुत कहा जा रहा था कि जी इनको पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में
सजा होगी, इन पर मुकदमे चलाए जाएंगे। वो अगरचा पाकिस्तान में इंतखाबात तो नहीं लड़ सके, लेकिन हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम अदालतों ने उनको मुख्तलिफ वजूहात की बना पर और मुख्तलिफ दलाइल की बुनियाद पर जमानत पर बरी कर दिया, जिसमें अकबर बुगटी केस भी उनका शामिल था, जिसमें दीगर केस भी उनके लाल मस्जिद केस भी शामिल था, और दीगर जितने केस थे उनमें वो जमानतों पर बरी हो गए। इसलिए ये मुकदमा चूंकि अभी बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में है, सिर्फ चंद दिन हुए हैं इसकी हेयरिंग शुरू हुए हुए, इसकी समाज शुरू हुए हुए, और खुसूसी अदालत भी अभी सिर्फ ये देख रही है कि आया इस दरखास्त के मंदरजात क्या हैं और इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अभी ये कहना कि इसमें परवेज मुशर्रफ को सजा होगी या नहीं होगी, ये शायद फिलहाल मुमकिन ना हो कि केस क्या क्या रुख इख्तियार करेगा। लेकिन आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जो उनकी वालदा के हवाले से कहा कि चार्टर्ड तैयारे की तरफ चार्टर्ड तैयारा भेजा जा सकता है और उसके थ्रू अगर वो आना चाहें तो हम उनको मंगवा सकते हैं, तो क्या ये सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग हो रही है या वाकई ही गवर्नमेंट सीरियस है कि उनको सज़ा दी जाए? देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत परवेज मुशर्रफ को सजा देने के मामले में संजीदा होती तो इससे पहले बहुत ज़्यादा इकदाम कर चुकी होती। जिस लम्हे इस खसूसी अदालत का ऐलान किया गया वो नुक्ता बहुत इम्पोर्टेंट था। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मुख्तलिफ मुहर्रम के वाक़यात की वजह से जो है वो इंसर्जेंसी मौजूद थी, और उस मौके पर हुकूमत ने ये ऐलान करके खसूसी अदालत के क़याम का इसको बहरहाल एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है। सियासी हालात क्या रुख अख्तियार करते हैं, शायद यही चीज़ इस मुकदमे का तयन भी करेगी, इस मुकदमे के मुस्तकबिल का तयन भी करेगी। अगर हुकूमत ने इस मुकदमे को अपने मफादात के लिए बेहतर ख्याल किया तो इसका नतीजा कुछ और होगा, और अगर इसको सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहा तो शायद ये मुकदमा इसी अंदाज से प्रोलॉन्ग होता रहे। क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक शायद परवेज मुशर्रफ के जो वकला हैं उन्होंने अपनी तरफ से 700 के करीब अफराद को बतौर गवाह पेश करने की इजाज़त तलब करने का प्रोग्राम बनाया है जनाब अहमद रजा कसूरी साहब ने, और दीगर उनकी जो वकला की टीम है परवेज मुशर्रफ की, जो खुसूसी अदालत में इनका दिफा कर रही है। अब ये तमाम गवाह कब तक मुकम्मल होते हैं, दीगर शवाहिद कब तक मुकम्मल होते हैं, और ये खसूसी अदालत कब तक अपना फैसला सुनाती है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब थोड़ा सा मैं आपसे इंटरनेशनल मामलात पे बात करना चाहूँगा कि ये जो ईरान +5 आलमी ताकतों का आपस में जो मंडे को मेरे ख्याल हतमी मुआहदा होने जा रहा है, तो आप इसको क्या देखते हैं कि ये कुछ कंप्लीट हो सकेगा या बस वैसे ही वो क्या कहते हैं कि बात हुई और ख़त्म? और दूसरी तरफ जो अपना आगा ख़ामनाई के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं अली अकबर वलायती साहब, उन्होंने कहा कि ये जो टेक्नोलॉजी का यानी जो हमारे लिए यूज़फुल है, हमारी 500 के करीब इंडस्ट्री इससे रिलेटेड है, तो वो उस हद तक तो हम जारी रखेंगे। तो यानी इस मौके पे ये स्टेटमेंट देने का क्या मकसद है? देखें, डॉक्टर अली अकबर विलायती ने जो ये बयान दिया है कि हम अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए इस तवानाई के हसूल को जारी रखेंगे, ये बात तो तकरीबन एग्रीड हो गई है ईरान और 5+1 के मुज़ाकरात में, जिनीवा मुज़ाकरात के अंदर, कि जिसमें इस हद तक इस राइट को तस्लीम कर लिया गया है। तकरीबन 5% एनरिचमेंट यूरेनियम की वो इन मुज़ाकरात में एग्रीड हो गई है कि ईरान कर सकता है, और इतनी ही एनरिचमेंट ज़रूरी होती है मेडिकल और दीगर सनती मामलात को चलाने के लिए मैक्सिमम। इन मुज़ाकरात के ज़रिए ईरान सिर्फ दुनिया के ऊपर ये साबित करना चाहता है कि वो ईरान पूरी दुनिया से, यूरोप से और दीगर ममालिक से अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने का ख्वाहां है और इसका इरादा रखता है। और मैं ये समझता हूँ शायद ये ईरान की एक बहुत बड़ी सिफारती फतह है, सिफारती कामयाबी है कि उसने अमेरिका को एक ऐसे दलदल के अंदर शामिल कर दिया है कि जहां पर अमेरिका से के लिए अब आगे निकलने का कोई चारा नहीं है। गुज़िश्ता जो इन मुज़ाकरात का राउंड हुआ था उसके बाद अमेरिका ने कई इंटरनेशनल कंपनियों पर पाबंदी आयद की थी कि वो ईरान के साथ
तिजारत ना करें, जिस पर ईरान की तरफ से शदीद रद्दअमल भी सामने आया था। लेकिन उसके बावजूद ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ, उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा था कि हम अमेरिका के इस रवैये के बावजूद भी अपने इन मुज़ाकरात को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे और अपनी तरफ से किसी भी किस्म का कोई लूप होल जो है वो पैदा नहीं होने देंगे, किसी किस्म का भी की भी कोई गलती नहीं होने देंगे। अब जो मुज़ाकरात का दौर है ये ज़्यादातर तकनीकी बुनियादों पर है, जिसमें सियासी और सिफारती मामलात से ज़्यादा जो तकनीकी माहिरीन हैं दोनों यूरोपीय यूनियन के और ईरान के, वो इसमें हिस्सा लेके कुछ तकनीकी मामलात को तय करेंगे और फिर ये मुआहिदा जो है वो पाया तकमील तक पहुँचेगा। इंशाअल्लाह अल्लाह करे ये मुआहिदा पाया तकमील तक पहुँचे। अगर ये मुआहिदा पाया तकमील तक पहुँच जाता है तो इस पर जो ईरान के हमसाया मालिक में यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया, इन पे क्या आप क्या समझते हैं? क्योंकि इधर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमेरिका अफ़गानिस्तान से जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इससे यानी उसके हमसाया मालिक पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखें, इस मुआहिदे के होने की सूरत में शायद ईरान को एक बड़ी स्पेस मिल जाएगी अपने हमसाया ममालिक से अपने ताल्लुकात को और ज़्यादा बेहतर अंदाज में उस्तवार करने की। जिस तरह से हमने पहले भी बात की पाक ईरान गैस पाइपलाइन की, शायद इस मुआहिदे के होने के बाद, इस मुआहिदे के पाया तकमील तक पहुंचने के बाद अमेरिका पाकिस्तान पर उस अंदाज से दबाव ना डाल सके, उतना ज़्यादा दबाव ना डाल सके ईरान के साथ इस गैस पाइपलाइन के मुआहिदे को मुकम्मल ना करने के हवाले से। और यही सूरत हाल भारत के साथ भी होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुआहिदे के बिलखुसूस पाकिस्तान, भारत और इन ममालिक पर मस्बत असरात मुरतब होंगे और ईरान ज़्यादा बेहतर अंदाज में इन ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकेगा। जहाँ तक बात अफ़गानिस्तान की है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिका का इनखला जो है वो शुरू होना है अगले साल, और इस इनखला के बाद ज़ाहिरन ईरान वहाँ पर और ज़्यादा अच्छे अंदाज से अपने ताल्लुकात को वहाँ की हुकूमत के साथ बेहतर कर सकता है। वहाँ के मकामी हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि अमेरिका के जाने के बाद वहाँ के मकामी हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे। लेकिन ज़ाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो ईरान को इन मुज़ाकरात के ज़रिए एक बड़ी स्पेस मिलेगी, एक बड़ा वक्त मिलेगा कि वो आसानी के साथ अपने हमसाया ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को और ज़्यादा बेहतर अंदाज से आगे बढ़ा सके। यानी अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो अगर ये मुआहिदा कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन यकीनन मुकम्मल होगी। काफ़ी ज़्यादा इम्कानात रोशन हो जाएंगे पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मुकम्मल होने के इस मुआहिदे के बाद। जी, ये कोई अभी यानी एक और न्यूज़ सुनने को मिली कि मिस्र हुकूमत ने इख्वानुल मुस्लिमीन को, जो इतनी पुरानी एक सियासी जमात थी, उसको यानी कलअदम करार दे दिया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, अब इख्वानुल मुस्लिमीन बुनियादी तौर पर तो 1953 शायद 53 या 54 में इस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और इसको कलअदम करार दे दिया गया था। गुज़िश्ता साल मार्च के अंदर इख्वानुल मुस्लिमीन ने अपने आप को एक एनजीओ के तौर पर रजिस्टर कराया था और अब उस एनजीओ पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। मिस्र के हालात में जिस अंदाज से पहली मरतबा इख्वानुल मुस्लिमीन बरसर इक़्तिदार आई इन इंतखाबात के बाद और मोहम्मद मुर्सी ने वहाँ पर ओहदा सदारत संभाला, जिस अंदाज से वो मामलात को लेकर चल रहे थे और फिर उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इख्वानुल मुस्लिमीन के ऊपर वहाँ की अबूरी हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है मिस्र के अंदर, वो सख्तियाँ और मसाइब मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। जिस अंदाज से उन्होंने तमाम इख्वानुल मुस्लिमीन के तमाम रहनुमाओं को नज़रबंद कर दिया है, गिरफ्तार कर दिया है, उन पर मुख्तलिफ मुकदमात चलाए जा रहे हैं। इख्वानुल मुस्लिमीन के वज़ीर आज़म, जिनको अभी कुछ ही रोज़ पहले जो है वो सज़ा दी गई है, और इसी तरह से इख्वानुल मुस्लिमीन पर मुख्तलिफ तंजीमों को अस्करी तरबियत देने, उनसे ताल्लुकात उस्तवार करने के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। ये सब कुछ बहरहाल इख्वानुल मुस्लिमीन को स्नब करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि एक बात बड़ी वाज़ेह है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर और तारीख़ी एतबार से भी देखें तो इख्वानुल मुस्लिमीन दुनिया के अंदर एक बड़ी इस्लामी तहरीक के तौर पर काम कर रही है, जिसकी
रूट्स मिस्र में होने के साथ साथ फ़लस्तीन, उर्दन, इराक, शाम, तुर्की, इन तमाम ममालिक के अंदर मौजूद हैं। और बहरहाल अखवानुल मुस्लिमीन को अगर ये हुकूमत, जिस हुकूमत ने तख्ता उल्टा है, फौजी हुकूमत ने, ये अगर अपने आप को आगे लेकर चलना चाहती है तो इसको अखवानुल मुस्लिमीन को, अगर ये हुकूमत, फौजी हुकूमत अपनी हुकूमत को कायम रखना चाहती है तो ये अखवानुल मुस्लिमीन पर हर किस्म की कैदोबंद की पाबंदियाँ आयद करेगी। तो क्या आप नहीं समझते कि मिस्र में एक बहुत बड़ी तादाद उनकी हामी है? यानी अगर आपने देखा हो, जब वो उनकी गवर्नमेंट बनी उससे पहले इख्वानुल मुस्लिमीन के यानी हज़ारों ना कहूँ तो लाखों की तादाद में लोग उनके उधर फॉलोअर्स हैं, तो वो यानी वो किस तरह हैंडल कर पाएंगे इस चीज़ को? देखें, जब कोई जालिम जुल्म करने पर आए तो फिर वो ये नहीं देखता कि उसके सामने तादाद क्या है और कितनी है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि अखवानुल मुस्लिमीन के बेशुमार हामी मिस्र के अंदर मौजूद हैं, और खुद इस हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद से लेके अब तक जिस अंदाज की पुरतशद्दुद तहरीक वहाँ पर अखवानुल मुस्लिमीन की तरफ से चल रही है, और अखवानुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं ने इस तहरीक को उसी अंदाज से जारी रखने के अज़्म का इजहार किया है, और इस तहरीक के अंदर न जाने अब तक शायद सैकड़ों की तादाद में अखवानुल मुस्लिमीन के कारकुन जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। इसको रोकना यकीनन मुमकिन नहीं है, लेकिन माजी में भी ऐसा होता रहा है। मुख्तलिफ फौजी हुकूमतें, खुद हुस्न मुबारक और इससे पहले अगर हम जाएं तो उन हुकूमतों ने अखवानुल मुस्लिमीन पर इस अंदाज की सख्तियों को कायम रखा है, और ये सख्तियाँ अखवानुल मुस्लिमीन पर रही हैं। अगर मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि अगर अखवानुल मुस्लिमीन के कारकुन, अगर अखवानुल मुस्लिमीन की क़ियादत इस्तकामत के साथ अपनी इस तहरीक को जारी रखते हैं और मुस्लिम उम्मा उनका साथ देती है तो यकीनन वो अपने इस मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं बांग्लादेश में। जो उनकी वज़ीर आज़म है शेख हसीना वाजिद, उन्होंने अपनी हरीफ खालदा ज़िया को भी यानी नज़रबंद कर दिया है, और ऊपर से मुल्ला उमर की वो जो अब्दुल कादिर साहब की फांसी थी उस वजह से भी उनकी भी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी उधर। तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो वो अब हालात बांग्लादेश के किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि अभी भी उनके ढाका में यानी फ़ौज तैनात कर दी गई है, इतने हालात ख़राब हैं। देखें, बांग्लादेश बहरहाल एक बड़ी तादाद बांग्लादेश के अंदर जमात इस्लामी के हामियों की मौजूद थी। बांग्लादेश बनने के बाद से ही शेख मुजीबुर रहमान और शेख मुजीबुर रहमान के बाद उनकी साहबजादी शेख हसीना वाजिद, इन्होंने अपनी एक ख़ास पॉलिसी के तहत बांग्लादेश के ऊपर बांग्लादेश में जमात इस्लामी के ऊपर पाबंदियाँ आयद रखी हैं, उनकी सरगर्मियों को महदूद करने की कोशिश की है, उनके रहनुमाओं के ऊपर मुकदमे चलाए हैं, जिसका हमने हालिया मुजाहिरा देखा कि वहाँ पर मुल्ला अब्दुल कादिर को, जो कि जमात इस्लामी बांग्लादेश के एक बड़े सरकर्दा रहनुमा थे, उनको फांसी की सज़ा दी गई, और नहायत खामोशी से रात की तारीकी में उनकी तदफीन भी कर दी गई, हत्ता कि उनकी तदफीन में उनके कई रिश्तेदार भी शरीक नहीं हो सके। इसने यकीनन वहाँ के अवाम के तबकात को, अवाम के जज्बात को मजरूह किया है। और फिर खालदा ज़िया जो कि अपोजिशन रहनुमा हैं, वो शायद इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहती हैं, और उन्होंने भी एक भरपूर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। अभी जनवरी में चूँकि वहाँ पर इंतखाबात होने वाले हैं, इन इंतखाबात से पहले इस तरह की तहरीकों का, पुरतशद्दुद तहरीकों का चलना, फ़ौज का दारुल हुकूमत में आ जाना, शायद इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकेगा कि शेख हसीना वाजिद, जो मुझे नज़र आता है कि शायद इंतखाबात से पहले ही को अबूरी हुकूमत कायम करके इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान कर देंगी, और उन इंतखाबात के अंदर जो भी पार्टी फिर बरसरे इक़्तिदार उसके बाद आई, उसको हुकूमत जो है वो दे दी जाएगी।
चलिए, अब आखिर में हमारे प्रोग्राम का टाइम बहुत थोड़ा रह गया, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप 2-3 मिनट में कुछ शाम के हालात के बारे में बताएं, क्योंकि जब से ये मामलात टले हैं, यानी अगर आपसे 2-4 महीने पीछे की बात करें तो जंग की बातें और हमले की बातें हो रही थी, लेकिन अब बिल्कुल ही यानी शाम इंटरनेशनल मीडिया से पस मंज़र से हट चुका है। तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? देखें, शाम इस बात में तो कोई शक नहीं है कि शाम बहरहाल अपनी बुहरानी कैफियत से बाहर निकल आया है। वो बुहरानी कैफियत कि जब शाम के ऊपर तमाम आलमी ताकतों ने अमेरिका, इसराइल, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और अगर मशरिक़ वस्ता में बात करें तो तुर्की, सऊदिया, कतर, इन सब ने एक तजाहुम किया हुआ था और एक प्रेशर डाला हुआ था शाम में बशार अल असद की हुकूमत के ऊपर, और उसके मुकाबले में ये बागियों को सपोर्ट भी कर रहे थे, उनको असला भी दे रहे थे। तो शाम उस कैफियत से बाहर निकल आया है और उसमें रूस और अमेरिका के दरमियान शाम के कीमियाई हथियारों के हवाले से जो मुआहिदा हुआ था, उसने बहरहाल शाम के हालात को बेहतरी की तरफ ले जाने में एक बड़ा किरदार अदा किया है। और ये यकीनन बशार अल असद की और ईरान की कामयाबी है कि उन्होंने रूस और चीन के ज़रिए इस बहरान को जो है वो टाल दिया है। अभी 22 जनवरी को जिनीवा में, स्विट्ज़रलैंड जिनीवा में शाम के हवाले से जिनीवा 2 कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होनी है अमेरिका और रूस की तरफ से, जिसमें हालिया अभी ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी ये बयान दिया है कि इससे पहले पहले शाम में मुकम्मल तौर पर जंगबंदी हो जानी चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो सकी। जो बागी गिरोह शाम में मौजूद थे, बहरहाल वो अपने सर्वाइवल के लिए वहां पर किसी न किसी अंदाज से जंग लड़ रहे हैं। जिस तरह की सपोर्ट उन्हें पहले हो रही थी, शायद उस तरह की तो अब ना हो रही हो, लेकिन वो जिस दलदल में कूद चुके हैं, उस दलदल से निकलने का उनको कोई राह नजर नहीं आ रही। इसके मुकाबले में बशार अल असद को चूंकि एक वक्त मिला है, उन्होंने अपनी हुकूमत को बहुत अच्छे अंदाज से स्टेबल कर लिया है, बहुत सारी जगहों को अच्छे अंदाज से टेक ओवर कर लिया है। 22 जनवरी को होने वाली ये कॉन्फ्रेंस शाम के हालात पर, शाम के बहरान को और शाम के हालात को एक नया रुख देगी कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या लायामल इख्तियार होता है, जिसके हवाले से इस कॉन्फ्रेंस में अभी तक जिन ममालिक को शिरकत की दावत दी गई है, अलबत्ता वो अभी इस हवाले से मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि एक बड़ी मीडिया के अंदर, इंटरनेशनल मीडिया में जो एक न्यूज़ इस वक्त गर्दिश कर रही है कि इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ ममालिक को दावत दी गई है, लेकिन ईरान को अभी तक दावत नहीं दी गई, जबकि ईरान ने गैर मशरूत तौर पर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान भी किया है, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस शाम के हवाले से बहुत अहमियत की हामिल है, जिसमें सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान, यूरोपीय यूनियन, मशरिक़ वस्ता के बहुत सारे ममालिक, अरब लीग और इसी अंदाज से चंद दीगर ममालिक जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। तो इसलिए इस कॉन्फ्रेंस पर इस वक्त नज़रें ज़्यादा हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो है शाम को किस तरफ लेकर जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया याफिस नवीद हाशमी साहब, आपने हमें अपने टाइम में से कुछ वक्त दिया और हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ याफिस नवीद हाशमी साहब थे और उन्होंने अपना तज्ज़िया पेश किया, और हम इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह एवरी संडे 9 PM करेंगे, और आप अपनी फ़ीडबैक दे सकते हैं, और फ़ीडबैक के लिए ईमेल एड्रेस और नीचे फ़ोन नंबर आ रहा है। और अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।